हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे, जहां हम कुछ कार्बन जो है कि कार्बन यौगिक है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि एथेनॉल, एथेनोइक। तो इस पार्ट 4 में हम लोग कार्बन के यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक के बारे में पढ़ेंगे और इसके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इसी तरह के और भी अध्यायों को आपको देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सभी अध्यायों के जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाए गए हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको दोस्त है या सर्किल में कोई इस क्लास में पढ़ते हैं 6 से लेकर 12 तक, तो शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगेंगे तो। आइए आज हम पार्ट 4 में देखते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक। तो अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं। तो बहुत सारे जो कार्बन यौगिक है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्लों के गुण धर्म का अध्ययन करेंगे। तो व्यावसायिक का मतलब हो जाता है कि जो हम लोग बिजनेस के पर्पज से जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वो हमारा व्यावसायिक कहलाता है, जिससे हमको कुछ आमदनी हो या कुछ आमदनी का स्रोत हो, जिससे हम लोग आर्थिक मदद होती है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यावसायिक रूप कहते हैं, या ये हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में आते हैं। तो जो एथेनॉल होते हैं या एथेनोइक अम्ल होते हैं, ये सभी जो है कि व्यावसायिक रूप से फ़ायदेमंद होते हैं। ये तो है कार्बन के यौगिक हैं, लेकिन ये व्यावसायिक रूप से भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम एथेनॉल के गुणधर्म के बाद पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग जो एथेनोइक अम्ल होंगे उसके गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो एथेनॉल में हम जानते हैं कि एथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है CH3CH2OH होता है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एथेनॉल का सूत्र है। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो जो एथेनॉल होते हैं वो कक्ष के ताप पर क्या रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 देखिए। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। तो सामान्यतः जो एथेनॉल होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, तथा यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। तो जो सभी हम लोग एल्कोहल का यूज करते हैं, जो वाइन बनती है, शराब बनती है, तो उसमें जो एथेनॉल होता है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, भाग होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक भी है। तो जो एथेनॉल होते हैं वो अपने अंदर में किसी भी विलेय पदार्थ को मिला लेते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो एथेनॉल होते हैं वो एक तरह का अच्छा विलायक होता है। इसलिए इसका उपयोग, तो इसीलिए हम लोग जो एथेनॉल होते हैं उसका उपयोग जो होता है कि टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक में आदि जैसी औषधि में होता है। तो जो हमारे एथेनॉल होते हैं उनका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप बनाने में, टॉनिक में जैसी औषधि में हम उनका उपयोग करते हैं। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तो जो एथेनॉल होते हैं उसे हम लोग किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। अगर हम लोग तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा को ग्रहण करते हैं तो हम लोगों को क्या होगा, नशा लग जाएगा। हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब हम क्रियाकलाप 4.6 को देखते हैं। शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन। लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल एल्कोहल में डालिए। आप क्या प्रेक्षित करते हैं, उत्सर्जित गैस की
आप कैसे जांच करेंगे? तो उत्सर्जित गैस जो होते हैं वो उत्सर्जित गैस हमारा क्या होगा, तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया, तो एथेनॉल की अभिक्रिया जब हम सोडियम से कराते हैं, तो जब सोडियम को हम एथेनॉल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा सोडियम एथोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो हम इसके शब्दों में कैसे कह सकते हैं, तो एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो एथेनॉल जो होगा वो एल्कोहल से, सोडियम जो होगा एल्कोहल से या एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या उत्सर्जित करता है, तो हाइड्रोजन गैस। और साथ में जो दूसरा उत्पाद होता है वो क्या होता है, तो सोडियम एथोऑक्साइड होता है। क्या होता है दूसरा उत्पाद, तो सोडियम एथोऑक्साइड होता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है? तो हम जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन, के का मतलब होता है केल्विन। तो टेम्परेचर जो होते हैं उसे हम लोग केल्विन में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, र्यूमर में नापते हैं। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी ताप मापने के जो होते हैं पैमाने हैं। तो कभी यहाँ पे के दिया हुआ है, मतलब क्या है कि 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनाता है। तो जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के, तो जो हम जानते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या होता है, तो जब द्विबंध या त्रिबंध होते हैं दो कार्बनों के बीच में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एकल बंध होते हैं। तो जो अगर हम लोग असंतृप्त बनाना है तो क्या करेंगे कि 443 केल्विन पर जब हम एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथेनॉल जो होता है वो निर्जली होकर क्या बनाता है, एथीन बनाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एथीन है। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, एथेनॉल है, ये हमारा क्या है, एथेनॉल। ये हमारा H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये हमारा क्या है, एथीन है, एथीन। और ये क्या है, जल है। तो इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीक कारक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे निर्जलीक कारक कौन होता है, तो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। अब हम आगे देखते हैं सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सजीव प्राणी है उन पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है। तो जब हम अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करेंगे तो क्या होगा, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। और जो हमारा सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है, यह तंत्रिका तंत्र वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनिंदापन, सामान्य अंतर्बाध्य का कम हो जाना है, भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके सोचने समझने की क्षमता मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी थी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। तो एथेनॉल तो हम लोग लेते हैं तो जीवित रहते हैं, लेकिन अगर इसके जगह इसके उल्टा अगर हम लोग मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा ले तो हमारी मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्मा उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है। तो उससे जो हम मेथेनॉल लेते हैं तो मेथेनॉल हमारे शरीर में जाकर क्या करता है,
ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर वह मेथेनॉल बना लेता है। और मेथेनॉल जो होते हैं यकृत की कोशिकाओं के घटक के साथ शीघ्र ही अभिक्रिया कर लेते हैं और जो हमारे शरीर में प्रोटोप्लाज्मा होता है वो स्कंदित हो जाते हैं। जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है, जिस तरह से हम पकाते हैं तो हमारा अंडा क्या होता है, स्कंदित हो जाता है, तो उसी तरह से हमारा जो प्रोटोप्लाज्मा होता है वो भी स्कंदित हो जाता है मेथेनॉल ग्रहण करने से। मेथेनॉल चाक्षु तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो जा सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। तो जब हम मार्केट में तो एल्कोहल जो मिलता है उसमें पहचान के लिए क्या किया जाता है कि इसमें रंग मिला दिया जाता है नीला कलर का। तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे अल्कोहल जो होते हैं उन्हें हम लोग विकृत एल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल, तो ईंधन के रूप में एल्कोहल का कैसे यूज करते हैं उसे हम लोग देखते हैं। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम है। तो जो हमारा गन्ना होता है वो सूर्य के प्रकाश में को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो हम मोलेसस बनाते हैं, गन्ने का रस बनाते हैं, जिसे हम लोग सीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा। तो उसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में गन्ने के रस को रख देते हैं जिसका किण्वन करके एल्कोहल एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ देश हैं जहाँ पे क्या होता है, तो एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। तो अगर ये ईंधन रहता है तो ऑक्सीजन होने पर क्या करता है, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। अब हम आगे एथेनोइक अम्ल के बारे में देखते हैं। तो हमारा एथेनोइक अम्ल में क्या कह रहा है, तो एथेनोइक के अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो जो एथेनोइक अम्ल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है तो CH3COOH, ये हमारा क्या है, तो एथेनोइक अम्ल है, या इसे हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। तो पूछेगा कि जो अम्ल होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, तो ये जो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से समूह से संबंधित है। ये समूह का मतलब हो जाता है फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक का ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक जो होते हैं अम्ल वो समूह क्या है, तो COOH, ये हमारा क्या है, तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल समूह है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। तो एसिटिक जो अम्ल होते हैं उनके 3 से 4% जो विलयन होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग सिरका कहते हैं। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सिरका का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, तो अचार में परिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो जो अम्ल होते हैं एथेनोइक अम्ल वो क्या होते हैं, तो ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाते हैं, इसी कारण इसे ग्लाइसल एसिटिक अम्ल भी हम लोग कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। तो इसकी जो लक्षण है वो गुण है वो क्या होती है, तो ये अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। तो जो हमारा खनिज अम्ल होते हैं उसके कंपेयर टू जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। अब हम क्रियाकलाप 4.7 को देखते हैं। लिटमस पत्र एवं सार्वत्रिक सूचक का उपयोग कर
तनु एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पीएच मान की तुलना कीजिए। दोनों अम्लों को लेना है, हम लोग पीएच मान की गणना करेंगे। क्या लिटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? तो हाँ, दोनों अम्ल है तो सूचित होते हैं। सार्वत्रिक सूचक में क्या दोनों अम्लों के प्रबल होने का पता चलता है? तो जो हम लेते हैं तो उसे पीएच स्केल से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल दुर्बल है और कौन सा अम्ल जो है कि प्रबल है। अब हम आगे क्रियाकलाप 4.8 को देखते हैं। एक प्रखनली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लेना है कि कुछ बूंदे 1-1 मिलीलीटर एथेनॉल, परिशुद्ध एल्कोहल एवं ग्लाइसल एसिटिक अम्ल। तो ग्लाइसल क्या होता है, तो शीत के दिनों में वो जम जाते हैं, तो उसमें से हम लोगों को वो अम्ल ले लेना है और परिशुद्ध जो अम्ल है वो ले लेना है। कम से कम 5 मिनट तक जल उष्मक में उसे गर्म करें, जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है। अब इसे उस बीकर में उड़ेल दीजिए जिसमें 20 से 50 मिलीलीटर जल हो। उस मिश्रण को सूंघिए। अब हम आगे देखते हैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कैसे होती है? तो एसिटीकरण अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल की पहली जो अभिक्रिया होती है एसिटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। तो जो एस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से बनते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो कोई एथेनोइक अम्ल है वो क्या होता है, तो किसी भी अम्ल उत्प्रेरक होंगे उसके साथ वो उपस्थिति में क्या करता है, तो परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। जैसा कि देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एथेनोइक अम्ल है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एथेनॉल है। ये अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है कि एस्टर है। और क्या बना देता है, जल बना देता है। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो जो एस्टर होते हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एस्टर का गंध जो होता है कि मीठा होता है, मृदु होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग इत्र बनाने में एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। और जो हम देखते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे फिर से, तो क्या या क्षार से, तो क्या होता है कि वो पुनः जो एस्टर होते हैं वो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना देता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाता है, तो साबुनीकरण कहलाता है, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। और इसी प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं, साबुन तैयार करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण का होते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो मुख्यतः सोडियम और पोटेशियम लवण के होते हैं, इसीलिए हम देखते हैं ये हमारा क्या है, तो ये जो हमारा है, तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एथेनॉल है। तो ये दोनों जो है कि क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ये हमारा क्या है, एथेनॉल है। और ये हमारा क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, या इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। ये हमारा क्या हो जाता है, सोडियम एसीटेट, या हम लोग कह सकते हैं सोडियम लवण का क्या हो जाता है, ये हमारा सोडियम लवण का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हमारा दूसरा है क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। तो ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, तो सोडियम एसीटेट बनाते हैं या
जल बनाते हैं, सोडियम एसीटेट और जल बनाते हैं। ये क्या है हमारा, तो ये जो होता है कि एक तरह का क्षार है। क्या है, क्षार से अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल क्या बना देता है, तो सोडियम एसीटेट बना देते हैं। सोडियम एसीटेट बनाते हैं, ये सोडियम एसीटेट है, या क्या बना देते हैं, तो सोडियम एथेनोएट। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है, आइए जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो अब हम क्रियाकलाप 4.9 को देखते हैं। अध्याय 2 के क्रियाकलाप 2.5 के अनुसार उपकरण तैयार कीजिए। एक प्रखनली में एक स्पैचुला भरकर सोडियम कार्बोनेट लीजिए, उसमें 2 मिलीलीटर तनु एथेनोइक अम्ल मिलाइए। तनु एथेनोइक अम्ल जानते हैं CH3COOH, ये हमारा एथेनोइक अम्ल है। ताजे चूने के जल के साथ गैस को प्रवाहित कीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या आप इस परीक्षण में एथेनोइक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, Na2CO3 की अभिक्रिया से उत्पन्न गैस का पता चल सकता है। अब सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो जो एथेनोइक अम्ल होते हैं वो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट का अभिक्रिया क्या बना लेते हैं, तो वो लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, तो एथेनोइक अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाते हैं। जैसे यहाँ नीचे देखिए हमारा अभिक्रिया दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, तो एथेनोइक अम्ल है। ये सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बना दे रहा है, तो सोडियम एसीटेट बना दे रहा है, जल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ देखिएगा तो एथेनोइक अम्ल NaHCO3 से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है, जल बनाता है और CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस तरह से हमने पार्ट 4 में जो हमारा एथेनॉल था और एथेनोइक अम्ल था उसके हमने गुण धर्मों के बारे में चर्चा की है। अब हम आगे इसके प्रश्नों के देखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे अंतर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 प्रखनली लेंगे और दोनों प्रखनली ये भी मान लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि ए में हम लोग एक प्रखनली में एल्कोहल रख देंगे, दूसरे में क्या करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल रख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों प्रखनलियों में एक स्पैचुला में भरकर सोडियम कार्बोनेट और एक में क्या डाल देंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देंगे। अब देखेंगे कि जिस प्रखनली में तेज बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी उसमें क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। CO2 गैस निकलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। जिसमें CO2 में बुदबुदाहट के साथ निकलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अब हम एल्कोहल का जो होता है एल्कोहल का, तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे, तो हम एक प्रखनली लेंगे उसमें 3 मिलीलीटर एथेनॉल ले लीजिएगा जैसा कि आपने देखा है, और 5% क्या कीजिएगा, जो हमारा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट हमने देखा था KMnO4, ये हम ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे कि एक एक बूंद कर डालते हैं। तो जल उष्मक माने अगर जल उष्मक में गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट जो रहते हैं इसका अगर रंग जो होगा अगर गायब हो जाता है और इसका रंग गायब हो जाएगा, लेकिन एथेनोइक अम्ल के साथ जब हम वो करेंगे तो क्या होगा कि इसका रंग जो होगा परिवर्तन नहीं होगा। ये जो होंगे कि एल्कोहल, तो एल्कोहल के साथ जो होंगे कि रंग क्या होते हैं तो परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि इसको हम लोग अम्ल के साथ करेंगे, एथेनोइक अम्ल के साथ, तो क्या होगा कि रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीकारक क्या है। तो ऑक्सीकारक क्या है, तो हम जानते हैं
कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन हटाकर उपचयित करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन को हटा के उपचयित कर देता है, हाइड्रोजन उससे हटा देगा तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे हमने पार्ट 3 वीडियो में देखा था तो वहाँ पे देखा था कि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं K2Cr2O7, ये क्या है? तो ये ऑक्सीकारक थे। हमने एक और देखा था KMnO4, ये क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ये दोनों जो है कि क्या है? तो ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। तो ये दोनों ऑक्सीकारक है। इस तरह से हमने इसके प्रश्नों पर भी चर्चा कर लिया। तो अगले पार्ट 5 में हम साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।